हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स का डे 9 है और आज का टॉपिक है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे ईयर 2000 में और ये 2015 तक चले। इसमें 8 गोल्स थे। क्या क्या गोल्स थे, वो सारे गोल्स आपको नाम याद होना चाहिए कि वो गोल्स क्या थे। पहला गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। फिर था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। फिर था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फिर था रेड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। उसके बाद 5th नंबर का गोल था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। फिर था कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। 7th था एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और 8th था डेवलपमेंट अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो मतलब ये था कि ये जब गोल्स शुरू किए गए थे उस समय जो सिचुएशंस थी वो बहुत अंडर कंट्रोल नहीं थी, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट था कि सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है वो पूरी की जा सके। जैसे हंगर के ऊपर गोल्स थे, फिर प्राइमरी एजुकेशन की कमी थी तो इसलिए उसके ऊपर गोल्स थे। जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी उस टाइम पे बहुत होती थी, इसलिए ये गोल्स बेसिक नीड्स से रिलेटेड थे। फिर 2015 में जब खत्म हुए तो 2016 में इन गोल्स को रिवाइज किया गया और उनका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पे हमारे पास 17 गोल्स थे और इनका मेन जो एम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम बेसिक से ज़्यादा बात कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर आप इसको कंपेयर करके याद करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर की बात की गई है, तो यहाँ पर नो पॉवर्टी की बात की गई है, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। वहाँ प्राइमरी एजुकेशन था लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals। तो यहाँ पर हमने थोड़ा आगे बढ़ के एडवांस लेवल पे बात की। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको ये भी याद होना चाहिए, ये 2016 से 2030 तक के लिए बनाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन ओरिएंटेड, मतलब जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन से लिंक है, जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है वो। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है इसके कॉजेस होते हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मेन कॉज है क्योंकि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन है, इसलिए हम ओवर कंजम्पशन करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है एनवायरनमेंट में। एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर माइनिंग एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में अफेक्ट हो रहे हैं। और वो अफेक्ट्स क्या है? वो अफेक्ट्स है मास एक्सटिंक्शन, मतलब होलोसीन एक्सटिंक्शन की बात हो रही है। मतलब जो 5 एक्सटिंक्शन पहले पास्ट में हो चुके हैं, उसके बाद जो ये 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है इसको हम होलोसीन एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही फास्ट है, मतलब अभी तक पास्ट में जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं आइस एज में और पहले भी, वो सारे एक्सटिंक्शन से बहुत फास्ट रेट में एक्सटिंक्शन हो रहा है। स्पीसीज का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो वो सब क्यों हो रहा है? वो सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर जो अर्थ का हो रहा है वो सबके भी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस हैं। फिर ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग CFCs
HFCs, फेरॉन्स, जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट हैं, एसीज में यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, राइज इन सी लेवल हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन द आइस इन द ग्लेशियर्स, मतलब जो आइस की मेल्टिंग हो रही है, पोलर आइस मेल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से सी लेवल में राइज हो रहा है। बायोमैग्निफिकेशन, मतलब जो जैसे पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किया एग्रीकल्चर में, तो वो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में गए, प्लांट्स से एनिमल्स में आए, या फिर कोई पल्यूटेंट है सी में तो फिश ने उसको खाया, फिर फिश को बड़ी फिश ने खाया, लार्ज फिश ने खाया, फिर फूड चेन के थ्रू वो पास हो रही है, ह्यूमंस तक आ रही है, और उसकी क्वांटिटी जो हो रही है उस टॉक्सिकेंट की वो भी बढ़ रही है। तो ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। ये कुछ इम्पैक्ट्स है, और भी इम्पैक्ट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो हमारे डिजिटल स्टोर पे जाकर आपको वो नोट्स मिल सकती है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, जो एनवायरमेंटल इश्यूज है इसको हमने डिवाइड किया है लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे। मतलब जो लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज है ये वो इश्यूज है जिसके लिए हमें ग्लोबल लेवल की ज़रूरत नहीं है, हम इन इश्यूज को लोकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इश्यूज लोकली सॉल्व नहीं हो रहे, आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, तब इसको ग्लोबल लेवल पे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी है, फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी अगर आपके यहाँ हो रही है या किसी छोटे से विलेज में हो रही है, तो उन लोग उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डेजर्टिफिकेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, कार्बन साइकिल, पोल्यूशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसको हम लोकल लेवल पे खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पोल्यूशन है आपकी इंडस्ट्रीज में, तो आप इंडस्ट्रीज को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाओ, वहाँ पे स्क्रबर्स और जितने भी वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स होती है आप उसको यूज़ करो, तो उससे वो इश्यूज लोकली सॉल्व हो सकते हैं। फिर रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ये वो इश्यूज है जिसको कंट्री लेवल पे सॉल्व करने की ज़रूरत है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी है वो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है। मतलब फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी अगर लोकली हो रही है तो ठीक है, आप उसको लोकल लेवल पे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत सारे कंट्रीज की प्रॉब्लम है। अभी जैसे पूरे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत जगह हो रहा है कि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। ऐसे बहुत सारे और भी कंट्रीज है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। तो इसके लिए ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल इशू है, इसके लिए कोई एक नेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है। एग्रीकल्चर है, पोलर आइस मेल्टिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो कि मतलब आप सबने इसको कंट्रोल किया तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है, वो सब ग्लोबल लेवल पे बनती है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, इसका मतलब ये है व्हेन चेंजेस इन Earth's climate system results in new weather patterns that last for at least a few decades and maybe for millions of years। तो climate change हम तब बोलते हैं जैसे आपका जो weather pattern में जो change है, अगर वो few decades मतलब कुछ सालों तक रहे वैसे ही, और अचानक से अगर वो कोई चेंज ना हो, कुछ दिनों में धीरे धीरे करके आपका वेदर बोलते हैं चेंज हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि आजकल जो भी ठंडी जगह थी वो गर्म होते जा रही है, जो गर्म थी वो ठंडी होते जा रही है। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जब जो रेनी सीजन होता है उसमें बारिश नहीं हो रही है, आजकल बहुत बारिश हो रही है बहुत जगह पे, तो वो धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। और हो सकता है कि कुछ सालों में वो वैसे ही पैटर्न बन जाए, इसी टाइम पे सितंबर अक्टूबर में रेनी सीजन आने लगे, तो वो जो पैटर्न एक चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसका सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन ऐसे हम देखते हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज है जो क्लाइमेट चेंज को मानती ही नहीं, क्योंकि उनके वहाँ पे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो सोचती हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक फिनोमिनन है, और वो मतलब कंटिन्यू करती है कि वो पोल्यूशन को कम नहीं करते, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो उन कंट्रीज पे पड़ता है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मालदीव्स अगर हमने कंट्रोल नहीं किया क्लाइमेट पे, तो कुछ सालों में हो सकता है कि मालदीव्स बचे ही ना, तो वो लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिन कंट्रीज में नहीं हो रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। तो मतलब कर कोई और रहा है लेकिन उसका नुकसान किसी और को हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्रिएट्स इनजस्टिसेस इन हु कॉज द प्रॉब्लम, who is suffering worst and first and who is taking action। तो प्रॉब्लम कोई और कर रहा है, जैसे डेवलप्ड नेशंस ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, पोल्यूशन के लिए,
लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे ज़्यादा होता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जो भी क्लाइमेट चेंज होगा, रेनफॉल पैटर्न में चेंज होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर है उन पे पड़ेगा। तो ये अलग अलग डायमेंशन होती है, अलग अलग इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा है, आपके यहाँ वेदर कैसा है और आपकी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब जो पोल्यूशन होता है उसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या क्या होता है, तो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है, जैसे कि अस्थमा होता है, एलर्जीज होती है, लंग इन्फेक्शन होता है, इससे आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूरो डिजेनरेटिव इलनेस हो सकती है, हेडेक्स, डिजीनेस, रिस्क ऑफ कैंसर, डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको एयर पोल्यूशन की वजह से। जो PM 2.5 और PM 10 होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके लंग्स में जा सकते हैं और मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। 10 माइक्रोन से कम होते हैं तो उसको हम PM 10 बोलते हैं, 2.5 से कम होते हैं तो इसको आप PM 2.5 बोलते हैं। आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत अंदर तक जा सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, तो सभी को पता है, जैसे कि टाइफॉइड है, किडनी डैमेज है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, स्टोमक एक्स है, कैंसर भी हो सकता है, इससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है, कॉलेरा, पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज एट्सेट्रा। फिर सॉइल पोल्यूशन से स्किन कैंसर हो सकता है, इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है और इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को बहुत बार पोल्यूशन में नहीं गिना जाता, लेकिन इसको भी काउंट करना जरूरी है क्योंकि आजकल इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है जो कि टेम्परेरी भी हो सकता है, फिर परमानेंट भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा देर तक कोई नॉइज को सुन रहे हो तो। हेडेक्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, फटीग, इंक्रीज इन हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डैमेज टू लिवर, ब्रेन एंड हार्ट। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है उसके दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्किन इरिटेशन, नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो कि पास भी होते हैं, आपके जो DNA को अफेक्ट होता है और उसके वजह से वो आपके जनरेशन्स में पास हो सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक इफेक्ट्स है, कैंसर है, तो ये अगर आपको एक बार हो गया, आपके DNA में कुछ चेंज हुआ तो ये आपके जनरेशन में हेरिडिटी के थ्रू पास भी होता है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेस, मतलब जो नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेस मतलब आजकल हम रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ नेचुरल एनर्जी विच डज नॉट हैव अ लिमिटेड सप्लाई, इट कैन बी रीयूज्ड एंड विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। जैसे कि हमारी हाइड्रो पावर है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल्स होते हैं, बायोगैस होती है। ये सारी एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये एग्जॉस्टेड जल्दी नहीं हो सकती और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि पानी है, हाइड्रो पावर है, तो आप पानी को ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया, आपने पानी को यूज किया, उससे आपकी टरबाइन रोटेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, आप उस पानी को फिर से यूज कर सकते हो। तो ये होती है रेन्यूएबल एनर्जी। आजकल रेन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस दिया जा रहा है क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत कम हो गए हैं और वो कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो इसमें इंडिया में, पूरे नेशंस में इसको लेके बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, इसके बहुत सारे डेटाज है, तो वो सारी डेटाज भी आप एक बार देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो नेचुरल हजार्ड्स जो भी हो रहे हैं उसके जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है, मिटिगेशन होता क्या है? It describes action taken to help reduce or eliminate long-term risk caused by natural hazards or disaster। तो जो natural hazards है उसको prevent करने के लिए, उसको eliminate करने के लिए जो efforts किए जाते हैं वो होते हैं mitigation, और इसको हम बोलते हैं mitigation strategies। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है वो आप जो पहले करते हो किसी डिजास्टर या हजार्ड के होने से, और जो बाद में करते हो जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे पहला प्रिवेंशन, मतलब हजार्ड को आप प्रिवेंट कैसे करते हो, ये आप प्रिवेंट कर सकते हो हजार्ड जोनिंग मैप्स बना के, प्लानिंग करके। जैसे फ्लड है तो उसके लिए आप फ्लड प्लेन के लॉस बनाओगे कि आप फ्लड जोनिंग करोगे कि फ्लड प्रोन एरिया से कितने दूर तक आपको अपने घर बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है। फिर
कैपिटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ओपन स्पेस प्रिजर्वेशन होता है, जो ओपन स्पेस आप ज़्यादा रखो, आप ट्रीज की प्लांटेशन ज़्यादा करो, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो आप। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे अगर साइक्लोन आ रहा है तो उसके लिए आप जो घर बनाओ वो मजबूत होने चाहिए, उसमें वो वैसी टेक्निक से बने होने चाहिए जो उसको प्रिवेंट कर सके, तो ये होता है प्रिवेंशन। फिर आता है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, मतलब आप प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कैसे करोगे, जैसे आपको बिल्डिंग्स को मॉडिफाई करना होगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इलेवेशन कर सकते हो, मतलब आप एक हाई एरिया पे घर बनाओ, आप लो एरियाज पे मत बनाओ अगर वो फ्लड या सुनामी प्रोन एरिया है तो। फिर रीलोकेशन कर सकते हो, आप वहाँ पे उस एरिया से दूर रहो, आप कहीं और घर बनाओ। स्टॉर्म शटर्स बना सकते हैं, स्टैटर रेजिस्टेंट ग्लास बना सकते हैं, जो आपके जो विंडोज और डोर्स के जो ग्लास होते हैं वो शटर रेजिस्टेंट हो सकते हैं, जिसपे असर ना हो या फिर कम हो। फिर पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है, ताकि पब्लिक को ये अवेयर किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके कि अगर कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है तो उनको क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स लेने। ये जो एजुकेशन होती है ये स्कूल लेवल पे भी हो सकती है और अडल्ट एजुकेशन भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, हज़ार्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, वो सारे ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हज़ार्ड मैनेजमेंट, डिज़ास्टर एंड हज़ार्ड्स पे कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज में भी ये सब बताया जाता है। फिर आता है नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन, मतलब वेटलैंड रिस्टोरेशन कर सकते हो आप, सेडिमेंट एंड एरोजन कंट्रोल, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन मैनेजमेंट, मतलब इसमें आप ट्रीज अगर ज़्यादा लगाओगे, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करोगे, वेटलैंड्स को इम्प्रूव करोगे, सॉइल एरोजन को बचाने के लिए काम करोगे, तो इससे आपके हज़ार्ड्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आती है इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब अगर आपका हज़ार्ड्स आ गया है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आपके पास वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपके पास पता करने के लिए होना चाहिए कि हज़ार्ड आए, उसके पहले आपको पता चल जाए कि हज़ार्ड आने वाला है, डिज़ास्टर आने वाला है, तो इसके लिए हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, हम GIS का यूज़ करते हैं। फिर अगर हज़ार्ड आ गया तो हम वार्निंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं कि जल्दी से जल्दी पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपके पुलिस स्टेशंस हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पे क्रिटिकल फैसिलिटीज़ बोलते हैं हम इनको, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, जैसे फ्लड का एग्जांपल लेके चले तो फ्लड वॉल्स बना सकते हो आप, वैसे पेवमेंट्स बना सकते हो, रिटेनिंग वॉल्स बना सकते हो जहाँ से फ्लड वाटर पास ना कर पाए। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में, और जो भी हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड लॉज होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, सब ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है। इसको हम अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सब जगह वैलिड है, ये पूरे इंडिया में वैलिड है, और सारे जो एक्ट्स होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रेगुलेट करता है। इसमें सेंट्रल के पावर, स्टेट के पावर्स भी डिफाइंड है। इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो आप देख लीजिएगा, जैसे कि एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैंडलिंग, हजार्डस सब्सटेंस, ऑक्यूपायर, प्रिस्क्राइब्ड, इन सारे डेफिनेशन को इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। फिर जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, मतलब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वो पावर्स होती है उनके पास कि वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी मेजर्स को ले सकती है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस, मतलब जो भी ऑफिसर्स रिलेटेड है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो ऑफिसर्स बना सकती है, और उनके जो पावर्स और फंक्शंस है उनको भी डिफाइन कर सकती है। पावर टू गिव डायरेक्शंस है, मतलब कोई भी कंपनी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है, किसी भी कंपनी को कभी भी बंद करवा सकती है अगर वो एनवायरमेंटल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसके पास ये भी पावर होती है कि वो इंस्पेक्शन के लिए कहीं पे भी उनके ऑफिसर्स जा सकते हैं, और जो भी ओनर होगा वो उनको रोक नहीं सकता। फिर पावर टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर कुछ पेनल्टीज होती है, अगर आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है। फिर इसमें ऑफेंसेस बाय कंपनीज को डिफाइन किया गया है, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिफाइन किया गया है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स को डिफाइन किया गया है।
फिर जो मेंबर्स, ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट्स को डिफाइन किया गया है। मतलब जो भी ऑफिसर्स होते हैं इससे रिलेटेड वो सब पब्लिक सर्वेंट्स है, ये बोला गया है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होता है? पावर टू मेक रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स होंगे वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। फिर जैसे बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, ये जो भी रूल्स होंगे उनको भी वैसे ही रेगुलेट किया जाएगा और पास किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हम NAPCC बोलते हैं। ये जून 30, 2008 को लाया गया था। इसका एम था टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। मतलब वो सारी स्ट्रेटजीज बनाना कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज और होने से रोक कैसे सकते हैं, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड लॉज है उनको बनाना, फिर अडेप्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए अडेप्ट कैसे कर सकते हैं हम। मतलब अगर जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, बारिश कहीं नहीं हो रही तो नहीं हो रही, लेकिन आप उसको अडेप्ट कैसे कर सकते हो, ऐसे क्रॉप्स बनाना जो कि कम बारिश में भी ग्रो कर सके, वो सारी चीज़ें आती है इसमें। इसके 8 मिशंस हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडियन मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे जो 8 मिशन है ये भी आपको याद होना चाहिए। इस अदर इनिशिएटिव्स जो कि NAPCC के अंदर लिए गए थे उसमें आते हैं पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, प्रपोजल्स फॉर हेल्थ सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो भी बनाई गई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें पहली है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में बनी थी। वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये वियना कन्वेंशन के ऊपर बना प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको भी जान लीजिए। फिर इंटरनेशनल ट्रीटी यूज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ODS, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो ट्रीटी बनी थी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी और ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। और इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन किया गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी ओजोन लेयर में डिप्लीशन कॉज कर रहे हैं, ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर काम किया जाएगा और उन सब्सटेंसेस का यूज, प्रोडक्शन, उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब पे लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। तो ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस 1987 में इस लॉ में डिफाइंड हुए थे वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये बोला गया था कि ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है इनको 2030 तक पूरी तरीके से फेज आउट किया जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल अग्रीमेंट टिल डेट। मतलब बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी, इंक्लूडिंग मिस्टर कॉफी आनंद जो कि UN के सेक्रेटरी जनरल थे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे, सब ये मानते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, क्योंकि 98% कंट्रोल हो चुका है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का एट द एंड ऑफ 2014। एंड ये बोला जाता है कि बाय मिड सेंचुरी, मतलब 2050 तक, द इफेक्टिव अबंडेंस ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस शुड बी फॉल टू वैल्यूज प्रेजेंट बिफोर द अंटार्कटिक ओजोन होल बिगिन टू फॉर्म, दैट इज इन अर्ली 1980s। मतलब ये बोला जाता है कि 1980s में जो भी लेवल था ओजोन का, बिफोर जो हमारा अंटार्कटिक ओजोन होल सबसे पहले 1985 में दिखा था, उसी के बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स बने थे। तो उस समय जो भी 1980s में जो भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस का जो लेवल था उस लेवल तक हम ले आएंगे 2050 तक। करंट स्टेटस इसका ये है कि ये रेटिफाइड बाय ऑल 197 UN मेंबर्स, मतलब UN के जो 197 मेंबर्स हैं सभी ने इसको रेटिफाई किया है। फिर रियो समिट इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, मतलब UNCED।
ये रियो डी जेनेरो में कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 to 14 जून 1992 में, और इसमें बात की गई थी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक, साइंस एंड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन हमारे लिए एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे शपथ ली गई थी कि मतलब हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही हमारे डेवलपमेंट, हमारे साइंस और हेल्थ सेक्टर में कोई नुकसान भी ना हो। तो इसके जो लास्ट में जो इसका प्रोडक्ट डेवलप हुआ था रियो समिट में, वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी, और इट इज़ अ 300 पेज डॉक्यूमेंट डिवाइडेड इनटू 40 चैप्टर्स that have been grouped into 4 sections। फिर Rio+5 की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में। Rio+10 मतलब 1992 के बाद +10 आप करोगे तो 2002 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोला गया था। फिर Rio+20 हुआ था 2012 में। फिर आता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो CBD इसको बोलते हैं। ये ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट। ये भी अर्थ समिट में ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए, मतलब कि 5 जून 1992 को, और केम इन फोर्स ऑन December 29, 1993। 167 नेशंस हैव साइंड दिस मल्टीलेटरल ट्रीटी। इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला है द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स and the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources। फिर जो ये CBD है इसके 2 सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स हैं, एक है कार्टेजना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। जो कार्टेजना प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था जनवरी 2000 में, और इसमें हम जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। और नगोया प्रोटोकॉल बनाया गया था 29 अक्टूबर 2010 में, और इसमें हम बात करते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन की। तो अगेन ये दोनों प्रोटोकॉल्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। आप इसको भी अच्छे से देखिएगा। अगर आपने इसकी बेसिक क्लासेस नहीं देखी है तो आप इससे रिलेटेड बेसिक क्लासेस जरूर देखिएगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना था, एक प्रोटोकॉल बना था, और ये एम था इसका फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को, और ये फोर्स में आया था 16 फेब 2005 में। सितंबर 2011 में 191 स्टेट्स ने इसको साइन किया था और अडॉप्ट किया था। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि इस प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन की गई थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFCs, PFCs एंड SF6। फिर दोहा अमेंडमेंट मतलब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये 2012 तक के लिए था, तो 2013 to 2020 इसका सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था, और इसके लिए दोहा अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, मतलब कतार में। इसमें NF3 को ऐड किया गया था इस लिस्ट में, ग्रीन हाउस गैसेस की जो लिस्ट है उसमें NF3 को ऐड किया गया था, और इसको 144 पार्टीज को अडॉप्ट करना था, लेकिन सिर्फ 126 पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया, अभी तक एक्सेप्ट किया है। इसकी वजह से ये अभी तक फोर्स में नहीं आ पाया है। इंडिया रेटिफाइड दोहा अमेंडमेंट इन 2017। फिर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। ये एग्रीमेंट लीमा समिट के ऊपर बना था, और इसको 2015 में साइन होना था, और ये इम्प्लीमेंट होना है 2020 में। इसमें हमने इंटेंशनल नेशनल डिटरमाइंड गोल्स की बात की है, नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट्स की बात की है। मतलब हर कंट्रीज को बोला गया था कि आप अपने हिसाब से अपने कमिटमेंट्स दीजिए कि आप कितना जो पोल्यूशन है उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं। जो इसमें मेन बात थी कि हमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, और कोशिश करनी है कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे ऑन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के समय जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रहे, या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी करने की कोशिश करनी है। तो इंटेंशनली नेशनली डिफाइंड गोल्स में, कमिटमेंट्स में हमने ये बात की है कि हर कंट्री को बोला गया था कि कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आप अपने कमिटमेंट्स बता दो कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। इसमें इंडिया ने भी 3 कमिटमेंट्स दी है। फिर ये ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए
अप्रैल 22, 2016 में यूएन हेडक्वार्टर्स मतलब न्यूयॉर्क में एंटर इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016 और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था अक्टूबर 2, 2016। तो इंडिया ने कब रेटिफाई किया कौन से प्रोटोकॉल को, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ मार्च 2019 195 UNFCCC members have signed and 185 have become party to it। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये अलायंस को हम ये भी बोलते हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, मतलब IASPA। ये इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर्स भी है और अभी मोर देन 123 कंट्रीज जो है इसकी पार्टीज में इन्वॉल्व है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो सनशाइन कंट्रीज है, मतलब या तो वो कम्प्लीटली या पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी वहीं पे रहती है। लेकिन इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन के लिए, मतलब यूएन की सारी कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इससे रिलेटेड सिवाय वोटिंग राइट्स के। उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सनशाइन कंट्रीज तक ही सीमित रहेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू वर्क फॉर एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और बोलिविया लास्ट कंट्री, लेटेस्ट कंट्री थी जो अभी इस अलायंस को ज्वाइन की थी 2 अप्रैल 2019 में। इसके पहले 122 कंट्रीज थी। फिर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट द इंडिया अफ्रीका समिट and a meeting of member countries ahead of the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris in 2015। मतलब इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इंडिया अफ्रीका समिट में और उसके बाद इसके लिए मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में पेरिस में। इसका जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था वो ओपन हुआ था सिग्नेचर में मोरक्को में एंड 122 कंट्रीज उसी समय ज्वाइन कर ली थी इसको और 123rd कंट्री बोलिविया ने ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंडे, उन्होंने जॉइंटली इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था और इनॉग्रेट किया था इसका सेक्रेटेरिएट। कहाँ पे किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुवाहाटी, गुरुग्राम, इंडिया। तो ये भी अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।